दोनों ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश चौहान। आज हम फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि कुछ टॉपिक रह गए थे हमारे पिछले चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे और भी सब्जेक्ट्स की क्लास चल रही हैं, उम्मीद करते हैं आप उन सबको देख रहे होंगे और लाभ उठा रहे होंगे। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ में जियोग्राफी, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। इससे पहले जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम दूसरे फॉर्म के अंदर भी दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है इसको। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है टेक्निकली। देखिए टेक्निकली इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह की डेफिनेशन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट चार्ज डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिकल टर्म्स की, कि मैथमेटिकल टर्म में इसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसके डिनोटेशन की बात करते हैं। तो रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है। तो रो से डिनोट करने वाली क्वांटिटी है हमारी रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट चार्ज डेंसिटी। करंट चार्ज डेंसिटी जिसको हम जे से नोट करते हैं। अगर हम इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V/L से, और साथ में करंट चार्ज डेंसिटी को हम लिख सकते हैं I/A, जो कि होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि हमारी क्या होती है, करंट चार्ज डेंसिटी होती है। जब हम इसको इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास रो की वैल्यू क्या आती है उसको हम देखते हैं। देखिए V/L डिवाइड बाय I/A। जब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला के अंदर वैल्यू अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है। अब पोटेंशियल को हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V/IR। जब हम V/IR लिखेंगे तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशंस में और न्यूमेरिकल्स में, वो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आ जाएगा। तो रो इक्वल टू, देखिए V हमने पुट किया यहाँ से IR, डिवाइड में है हमारे पास L, और साथ में यहाँ पर है I/A। तो देखिए I से I हमारा कैंसिल आउट होगा, तो रो की वैल्यू देखिए क्या बनेगी हमारे पास, ये ऊपर जाएगा, तो रो इक्वल टू बनेगा RA/L। देखिए यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। अब देखिए कुछ जो बुक्स में है या सिंपल फॉर्म के अंदर रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की कुछ डेफिनेशन को हम जनरली समझते हैं कि एक्चुअल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जनरली हमारे किस तरह से काम आता है। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है, जैसे कोई वायर है, ये किसी एक मटेरियल से बनी हुई है, नॉर्मल सी बात है, कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, आयरन की हो सकती है। तो इस जो वायर है, इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, एक्चुअल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इस वायर का, कि ये इस वायर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये जो एरिया है इसे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। यही एरिया हमने फॉर्मूला में लिया है, और ये लिया है लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी हर पर यूनिट लेंथ
और क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में जो हमारा रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। देखिए ये हर एक मटेरियल के लिए क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि पर यूनिट की बात है तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करती है रेजिस्टिविटी, यानी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है ये टेम्परेचर के साथ भी कुछ बिहेवियर अलग अलग तरह के प्रोड्यूस करती है। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं इस पार्ट को इरेज कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट है हमारा, तो चलिए अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है और इफेक्ट क्यों पड़ता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इसका बिहेवियर चेंज होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अलग अलग तरह के मटेरियल हमारे टोटल यूनिवर्स के अंदर मिलते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देखें तो आपके होते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो हम इंडिविजुअली इनके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टर की। अब देखिए कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में किस तरह से इफेक्ट होगा टेम्परेचर का ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक मेटल की स्लैब है या फिर ये मेटल का एक पार्ट है। इसके अंदर हम बात करते हैं जब हम इसके अंदर टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या हीट इसके अंदर क्या होगी, प्रोवाइड होगी। अब देखिए आपको इतनी बात समझ में आती है, कोई भी कंडक्टर हो तो जब उसको हीटअप किया जाता है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को गेन करेंगे और एनर्जी को गेन करने के बाद ये क्या करेंगे, मोशन स्टार्ट करेंगे। मोशन स्टार्ट करने की वजह से इनके अंदर ये जो हैं आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने की वजह से एनर्जी को डेवलप करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि इनका, देखिए हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर पढ़ा है कि इनका जो रिलैक्सेशन टाइम और साथ में जो मीन फ्री पाथ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद करवा देता हूँ, मीन फ्री पाथ क्या है और रिलैक्सेशन टाइम क्या है। देखिए मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन को होने के लिए जो टोटल पाथ लगता है या टोटल डिस्टेंस होती है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जैसे ये दो पार्टिकल हैं इनके बीच में कोलिजन होने से पहले जो पाथ था या डिस्टेंस थी उसे हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। और इसी के साथ ही इसी तरह से रिलैक्सेशन टाइम को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है किसके अंदर, मीन फ्री पाथ और साथ में रिलैक्सेशन टाइम के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हिंडरलेंस बढ़ती है। हिंडरलेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट बढ़ती है। क्या बढ़ती है, रुकावट बढ़ती है। जब रुकावट बढ़ेगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि रेजिस्टेंस हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि द बैरियर क्रिएटेड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजिस्टेंस। जो हमारे बैरियर क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आपके मोशन करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने की वजह से बैरियर और भी जल्दी क्रिएट होगा और ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इसकी वजह से जो होगा हमारा मीन फ्री पाथ डिस्टर्ब होगा और साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए जनरल फॉर्मूले से ही हम डिस्कस करते हैं इसको। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो हम
थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का, जो वहीं से हम फॉर्मूला लेके आते हैं। अभी आपको समझाया है मैंने किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अंदर चेंज आते हैं। तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो क्या चेंज आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में या रजिस्टिविटी में। तो फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं रो नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी। देखिए अब आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये टर्म्स किस किस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रो टी। रो टी क्या है? रो टी वो है कि वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या वो रेजिस्टिविटी जो कि हमें किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर मिल रही है। तो ये क्या है? रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जो रो नोट है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास है रो नोट। इसका मतलब क्या है कि रजिस्टिविटी जो है वो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कितनी रजिस्टिविटी है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर उसकी उस मटेरियल की रजिस्टिविटी क्या थी। ये हमारा क्या है? रो नोट से नोट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अल्फा क्या है? अल्फा जो है वो क्या है? थर्मल कोफिशिएंट है उस मटेरियल का। अल्फा जो है वो है थर्मल हीट कोफिशिएंट। और जो T जो है उसे हम कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हमारे को पता चल गया, जब हमारे पास कंडक्टर होगा तब उसमें किस तरह से हम क्या करेंगे? वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एट गिवन टेम्परेचर। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला MCQs में बहुत यूज में आता है, बहुत बार पूछा जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर मेटल क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको T टेम्परेचर गिवन हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलेटर। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर आपको पता है कि ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। यानी नॉन कंडक्टिंग यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करने देते हैं। लेकिन कुछ जो मटेरियल है, कुछ इस कैटेगरी में आएंगे जो क्या करते हैं कि ज़्यादा अमाउंट की हीट देने पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड होते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होंगे, और एनर्जाइज होने की वजह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ से अपने बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा और करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी होगा क्या कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा। यानी अगर आप क्या कर रहे हो, वो इंसुलेटर के अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो अगर मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, वर्टिकल जो लाइन है उसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिया है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर मैंने टेम्परेचर T लिया है। अगर मैं जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाता हूं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसका जो कर्व आता है कुछ इस तरह से डिक्लिनेशन कर्व फॉर्म होता है। अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें कि इसकी इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगी या इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं कि रो T कि जिस टेम्परेचर पे हमें इंसुलेटर के लिए क्या करना है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो होगा रो नॉट 1 माइनस अल्फा T। देखिए माइनस क्यों आया यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। देखिए क्योंकि कर्व जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? हमारा डिक्लाइन फेज के अंदर है, तो इसलिए थर्मल हीट कोफिशिएंट जो आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमारे लिए नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। इसीलिए क्या है यहाँ पर
अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, माइनस कोफिशिएंट आया। वही से वापस डिस्कस करते हैं इनके टर्म्स को। अल्फा टी जो है वो है रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पर क्या रजिस्टिविटी है वो। रो नॉट जो है वो सेम आपका रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी रजिस्टिविटी है। और जो है अल्फा जो है वो थर्मल हीट कोफिशिएंट है। टी जो है वो है टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है और ये आपका किस में हो सकता है, केल्विन के अंदर भी हो सकता है, जिसके अंदर पूछा जाएगा उसी के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अब हमने बात कर ली है कंडक्टर और इंसुलेटर की। नेक्स्ट जो हमारे पास में जो आता है वो आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो स्टार्टिंग में बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर, लेकिन जैसे अगर हम उसको स्पेसिफाइड कंडीशन जैसे टेम्परेचर की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वो बिहेव करने लग जाते हैं एज ए कंडक्टर। जैसे इसके अंदर कुछ एग्जांपल है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जो क्या है, हीट प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए जो जरूरी है वो क्या है कि वो अपने एनर्जी गैप को क्या है, क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करता है इन सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर के अंदर देखिए मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, वैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। देखिए दो बैंड होते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, एक को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड और एक को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमारे को जो जरूरत है उसी पार्ट को हम समझ लेते हैं। तो एनर्जी गैप क्या होता है एक्चुअल में, एनर्जी गैप जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों बैंड्स के बीच में, यानी वैलेंस बैंड जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और कंडक्शन बैंड जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी जब ये इन दोनों बैंड्स के बीच में बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हम बोलेंगे एनर्जी गैप, ईजी से इसको डिनोट करेंगे। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है उसे हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो देखिए समझते हैं किस तरह से इसके अंदर वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी पहले बात करें तो सबसे पहले जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी और लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगी, वो डिक्लाइन फेज के अंदर या एक कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म के अंदर बन जाएगी। तो इसका फॉर्मूले की बात करते हैं तो किस तरह से हम डिनोट करते हैं, तो अल्फा रो टी इक्वल टू बनेगा रो नॉट ई की पावर माइनस ई जी के अपॉन में टी। अब देखिए ये कुछ अलग तरह की फॉर्मेशन है, इसके अंदर हम समझ लेते हैं हर एक डिनोटेशन क्या है। यहाँ तक देखिए आपको पता है कि रो नॉट जो है वो आपका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, और रो नॉट जो है वो क्या है आपका 0 डिग्री टेम्परेचर पे है। अब ई जी जो है वो अभी मैंने आपको बताया, ई जी जो है वो एक्चुअल में क्या है, एनर्जी गैप है। क्या है, एनर्जी गैप। जो के है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक टर्म है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो वहाँ से हमारे पास के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर की वजह से क्या वेरिएशन आ रहा है वो उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और जो टी है वो क्या है, हमारा टेम्परेचर है इन द केल्विन, डिग्री केल्विन के अंदर क्या है हमारा टेम्परेचर है। तो यहाँ से अब हमने तीनों टॉपिक पढ़ लिए हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर की वजह से
कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो अभी हमने देखा कि इस टेम्परेचर का इफेक्ट जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे किस तरह से आता है। अब देखिए हमको वैल्यूज़ गिवन हो तो थर्मल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, या फिर इसको हम दूसरे टॉपिक जो है उससे भी समझ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमको फॉर्मूला पता है कि रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन में एल। रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन में एल। अगर मैं बात करूं इफ टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, अगर टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, वेरी स्मॉल हो, तो देखिए ये रिलेशन किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखिए ए कांस्टेंट है, एल भी हमारे पास कांस्टेंट है। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। यानी इसके अंदर हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो इसी से हम समझते हैं कि अगर T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, इफ टेम्परेचर इज T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो उसके अंदर हम किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बात करते हैं, दो इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिखूंगा और एक लिखूंगा मैं T डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखिए T डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा अल्फा T जो अभी हमने निकाला, क्या बनेगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा T। अगर मैं बात करूं सेकेंड टर्म, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो क्या होगा, तो रो जो होगा, देखिए रो T इज इक्वल टू क्या होगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा T। देखिए मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, जब T की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो अल्फा T हमारे पास क्या आएगा, रो नॉट आ जाएगा। अब मैं दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के रेजिस्टेंस की बात करता हूं। अगर मैं इसके लिए रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं R1 और इसके लिए टेक रेजिस्टेंस, यानी इसकी वजह से रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा होगा वो हो रहा होगा R0, और मैं अब क्या करता हूं, इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, इक्वेशन डिवाइड करता हूं 2 को 1 से। तो क्या समझ में आता है, 1 को 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, R1 अपॉन में R0 इज इक्वल टू 1 प्लस रो नॉट 1 प्लस अल्फा T अपॉन में रो नॉट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा R1 अपॉन में R0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T। तो देखिए इसको लीनियर इक्वेशन में मैं चेंज कर लेता हूँ, R1 इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास R0 1 प्लस अल्फा T, और R1 इज इक्वल टू बन जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो R0 प्लस R0 अल्फा T। अगर देखिए अब मुझे यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है, मैं यहाँ से देखिए क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से थर्मल हीट कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं ये वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ और अल्फा के अलावा जो बाकी बची हुई टर्म है उसको डिवाइड में ले जाऊँ, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकल सकती है। देखिए किस तरह से निकलेगी, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, R1 माइनस में R0, इधर जो हमारे पास क्या बच जाएगा, R0 अल्फा T। हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए। ये हमारे पास मल्टीपल में है तो हम इस टर्म को इधर ले जाते हैं और अल्फा को उधर छोड़ देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, R1 माइनस में R0 डिवाइड बाय R0 T। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू पता लग गई, थर्मल हीट कोफिशिएंट की वैल्यू हमको पता लग गई है, अल्फा की वैल्यू पता लग गई है कि थर्मल हीट कोफिशिएंट जब एक टेम्परेचर गिवन हो तब हम किस तरह से निकालेंगे। लेकिन तो हमारे पास जो सेकंड केस आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि हमको 2 टेम्परेचर गिवन हो, 2 टेम्परेचर T1 और T2 गिवन हो, उनकी वजह से अगर हमें क्या निकालना हो, थर्मल हीट कोफिशिएंट निकालना हो, तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो आइए सीखते हैं, वही इसी तरह उसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं एक टेम्परेचर लेता हूँ, टेक टेम्परेचर
T1 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके लिए रजिस्टेंस जो ले लेता हूँ, फॉर दैट रजिस्टेंस की वैल्यू ले लेता हूँ मैं R1, और सेकंड ले लेता हूँ मैं टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके लिए मैं रजिस्टेंस की वैल्यू जो ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ R2। R1 और R2 मैं वैल्यूज़ को ले लेता हूँ। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ R1 के लिए, अगर मैं बात करूँ R1 फॉर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं T1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बात करूँ तो वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास R1 बनेगा, हमारे पास रो T इक्वल टू बनेगा हमारे पास रो नॉट 1 प्लस अल्फा T 1, और T2 इक्वल टू बनेगा हमारे पास रो नॉट 1 प्लस अल्फा T2। ये 4 R1 बना है और ये 4 R2 बना है। अगर मैं वापस वही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में डिवाइड करूँ तो R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू बनेगा हमारे पास रो नॉट 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन रो नॉट 1 प्लस अल्फा T2। देखिए यहाँ से ये हमारे पास क्या हुआ, कैंसल आउट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए R1 ये हमारे पास इसमें जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा T2 इक्वल टू, ये वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू हमारे पास बनेगा R2 1 प्लस अल्फा T1। जब हम इसको इंडिविजुअली अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास बनता है R1 अल्फा R1 T2 इक्वल टू R2 प्लस अल्फा R2 T1। अब देखिए, जो रेजिस्टेंस वाली टर्म है उनको मैं एक साइड ले लेता हूँ और जो थर्मल हीट कोएफिशिएंट के साथ जो टर्म है उनको मैं एक साथ ले लेता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, फिर उसके बाद R1 माइनस में R2, उसको इधर लेके जाऊंगा तो बनेगा अल्फा R2 T1 माइनस अल्फा R1 T2। अब देखिए, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ अल्फा को कॉमन लेता हूँ तो R1 माइनस R2, अल्फा कॉमन लिया तो हमारे पास बचा R2 T1 माइनस R1 T2। हमें वैल्यू चाहिए थर्मल हीट कोएफिशिएंट अल्फा की जब हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर गिवन हो। दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है, उनके लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू देखिए अब हम इजीली निकाल पाएंगे कि अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R1 माइनस में R2 डिवाइड बाय R2 T1 माइनस R1 T2। देखिए हमारे पास ये आ गया है फॉर्मूला। देखिए, चाहे हमें एक टेम्परेचर गिवन हो, जब हमारे पास एक टेम्परेचर गिवन हो तो हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन हो, उनके रेजिस्टेंस गिवन हो, तब हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, थर्मल हीट कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है कि थर्मल हीट कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है। तो अब सीख चुके हैं हम कि अल्फा की वैल्यू हम किस तरह